बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया था इन डिटेल और उसके हम लोगों ने फर्स्ट 15 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट एमसीक्यूज आप लोगों की होम असाइनमेंट के तौर पर थे, लेकिन हम लोग जल्दी से जरा इनको गो थ्रू कर लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस को आप लोगों ने सॉल्व कैसे करना था। अब जरूरी नहीं कि आपके पास जो डाटा गिवन हो वो हमेशा वर्ड्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ हो। वो पिक्चोरियल फॉर्म में भी हो सकता है कि एक पिक्चर बना कर दे दें और आप उसमें से डाटा खुद एक्सट्रैक्ट करें। तो इसके लिए अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर देखें ना, तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है ये लाइन एट 2। तो यहाँ से आपको बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट मिल जाता है। और यहाँ पर ये y को टच कर रही है, y एक्सिस को एट 5। तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। अब x एंड y इंटरसेप्ट बता के आपसे स्लोप की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। आप लोगों से इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन भी पूछी जा सकती है। और जब भी आप लोगों के पास दो इंटरसेप्ट्स गिवन हो और आप लोगों ने इक्वेशन बना के देनी हो, तो आप लोग ना सबसे पहले इसके स्लोप की वैल्यू को फाइंड किया करें। और इसके स्लोप की वैल्यू है -5/2। अब आप लोग इजीली इसकी इक्वेशन बना सकते हैं। अब इक्वेशन बनाने के लिए ना आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन यूज किया करें। y इज इक्वल टू -5/2 x प्लस y इंटरसेप्ट हमें यहीं से मिल जाता है 5। तो ये आपकी इक्वेशन बन चुकी, लेकिन हमने इसको ना अपने ऑप्शंस के मुताबिक लेकर आना था। तो उसके लिए हम इस 2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे पूरी इक्वेशंस के साथ। तो ये आंसर हमारे पास बन जाएगा 2y इज इक्वल टू -5x प्लस, बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये कांस्टेंट वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होती है। सिर्फ आप लोगों ने इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लेके चले जाना। तो यहाँ पर 5 नहीं लिखना, यहाँ पर ये बन जाएगा हमारे पास 10। अब इसको रीअरेंज अगर हम लोग करें तो हमारे पास आंसर बनेगा 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन था। अब अगर आप लोग देखें इसके ऑल्टरनेटिव वेज को, तो भाई x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 0। ऑलराइट, अब आप लोग ये चीजें पुट कर सकते हैं कि अगर मैं यहां पर y को 0 पुट करूं फर्स्ट इक्वेशन में और इसका x इंटरसेप्ट फाइंड करूं, तो x की वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगी। और अगर यहां पर x को 0 पुट करूं और y इंटरसेप्ट फाइंड करूं, तो y की वैल्यू 5। तो ये द वन एंड ओनली ऑप्शन है जहां पर x एंड y इंटरसेप्ट की वैल्यूज हमारी पिक्चर के मुताबिक आ रही है। तो ये हमारा करेक्ट था। अगर आप लोग यहां पर देखें, x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 1/2, y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू 1/5। मैच नहीं कर रहा। इवन कि अब मुझे दोबारा दूसरी वैल्यू को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं थी कि जब मैंने x को 0 पुट किया और y की वैल्यू 1/2 आ गई विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो मुझे मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी तरह से यहां पर x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 1/5, मैच नहीं हुई, मूव टू नेक्स्ट। अगर यहां पर देखें x को 0 पुट करूं तो y की वैल्यू 5, लेकिन अगर मैं y को 0 पुट करूं तो x की वैल्यू मेरे पास आ रही है -5/2, इसके मुताबिक नहीं आ रही। तो इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत हो गए। क्लियर? तो आप लोगों को ऑल्टरनेटिव मेथड्स का भी पता होना चाहिए कि आपने एग्जाम में ऑल्टरनेटिव मेथड को कैसे अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 17, इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू। बेटा जब भी आपसे ऐसी कोई बात करें ना कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस और इक्वेशन ऑफ अ लाइन, हमेशा सोच लेना कि y इज इक्वल टू सी। अच्छा, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो या तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के ऊपर होगी या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से नीचे होगी। भाई अगर ऊपर होगी तो सी की वैल्यू पॉजिटिव, और अगर पॉइंट ऑफ ओरिजिन के नीचे है तो सी की वैल्यू नेगेटिव। तो आपको बता देगा अबव फ्रॉम द ओरिजिन और बिलो द ओरिजिन। अगर आपसे बात करें अबव द ओरिजिन तो आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है कौन से, और अगर बिलो द ओरिजिन गए तो फिर नेगेटिव में आ जाना है। और कितना बिलो या कितना अबव, तो वो आपसे उसने कह दिया 5 यूनिट्स क्या बिलो द। तो बेटा एक्स एक्सिस से नीचे वैल्यू हमारे पास y की नेगेटिव चली जाएगी। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को बनाना था y इज इक्वल टू -5। ऑल राइट, यहां पे सिर्फ ये ट्विस्ट था। और अगर यहां पे होता अबाव तो फिर y इज इक्वल टू 5। ऑल राइट, नेक्स्ट देखिए, कहता बेटा यहां पर ये हम लोगों ने कर लिया था प्रीवियस।
यहाँ 19 भी हो गया था हमारे पास, उसके बाद 20 फैक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा यहां पर देखें भाई, आप लोगों ने ना फॉलो करना है कॉस्ट इक्वेशन को। और कॉस्ट इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एम स्टैंड्स फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाइड बाय प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ऑलराइट बेटा, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और इनकी कॉस्ट टोटल ये है। अभी 7800 में वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है और इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी शामिल है। वही तो आपने आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले, आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं कि 7800 इज इक्वल टू एम, और एक्स रिप्लेस हो रहा है प्लस सी। ऑलराइट, तो यहीं से दूसरी इक्वेशन बन जानी है हमारे पास। 900 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट 11400 इज इक्वल टू एम इंटू 900 प्लस सी। क्या आपको ये बात क्लियर हो गई? तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। एम को एक्स कंसीडर कर दो और सी को वाई कंसीडर कर दो, और यहां पर आकर अपने कैलकुलेटर की आप लोग हेल्प लें। सेटअप 5 1। अब यहां पर ये कांस्टेंट वैल्यू एक्स के लिए मैंने कहा एम को एक्स बना लो कैलकुलेटर के मुताबिक, तो यहां से आएगा 300। फिक्स्ड कॉस्ट सी को वाई बना लो तो इसका कोएफिशिएंट 1 आ रहा है। 1 इज इक्वल टू 7800। ये इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे रखो, ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दो, बात एक ही है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 9। बस वैल्यूज को पुट करते हुए आप लोगों ने बस याद रखना है और आप लोगों को आपका टोटल सोल्यूशन मिल जाना है। देन वेरिएबल कॉस्ट इज एंड द फिक्स्ड कॉस्ट इज एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू। अब आप लोगों से जो मर्जी पूछे आप उसे आंसर कर सकते हैं। अब उसने यहां पर आपको सेलिंग प्राइस खुद बता दी और आपसे क्या पूछा, तो बेटा उसके लिए आपको जरूरत होती है ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट। अब सेल प्राइस तो आ गई थी, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हम लोगों ने खुद से डिटरमिन की। अब हमारे पास इसका ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना कोई मसला ही नहीं था। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, द आंसर इज 3000। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, आप सब बच्चों को समझ आ गई? yes, a seller wants to earn a profit of rupees 21,000 in 1 month by selling 200 units. If there is a fixed cost of rupees 9,000 per month and the variable cost is rupees 250 per unit, find the selling price per unit. अब देखिए बेटा, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस, अब मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स भी गिवन है, मुझे फिक्स्ड कॉस्ट गिवन, मुझे वेरिएबल कॉस्ट गिवन, जो प्रॉफिट मुझे चाहिए मुझे वो भी गिवन। तो क्या मैं 200 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं। कैसे? वेरिएबल कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 250। तो ये देखें, वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 9000, तो माइनस 59,000। क्या आपको ये बात समझ आ गई? मतलब ये टोटल कॉस्ट मेरी 59,000, प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे? 21,000। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? सेल प्राइस, जो कि मैंने फाइंड करके देनी है, सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या आपको इस इक्वेशन की समझ आ गई है? टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सेल प्राइस वो मैंने फाइंड करनी थी तो उसको मैंने ऐसे ही लिख दिया एसपी, और नंबर ऑफ यूनिट मेरे पास मौजूद थे। अब कैलकुलेटर की हेल्प ले लें। 21,000 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू पहले लिखी जाती है और एसपी को कैलकुलेटर पे बताया जाएगा तो बेटा इस एक्स को नंबर ऑफ यूनिट ना समझ लेना, मतलब अननोन वैल्यू जो हम लोग डिटरमिन करने जा रही हैं, और इसमें से माइनस कर देंगे 59। ये 1000 था, 1000 था ना ये?
59,000 and the answer is 400। ये आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट। अब देखिए आपको इस तरह से कुछ न्यू कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाते हैं, और अगर सिर्फ इतने क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना तो ये क्वेश्चन आपके 100% कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं, और आपका कोई एग्जाम का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना जो आप लोग सॉल्व ना कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, मैन्युफैक्चरर सेल्स 1500 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट रुपीज, फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज, व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एट। सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। देखिए ये फिर 1500 यूनिट्स क्या है, हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है ये हमारा। तो हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फार्मूला यूज करते थे कि ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, ये सेल प्राइस थी ना, माइनस, ये देखें आपका क्वेश्चन सॉल्व, 8 रुपीज। ऑल राइट। तो भाई आपने फार्मूला एक ही रखना है, और उसको जो मर्जी आपसे पूछ ले कैलकुलेटर में एक्स बताएं, फार्मूले को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। 8 आया था, ये 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, कहते हैं कंट्रीब्यूशन इज ₹5। अब मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन के बारे में कि कंट्रीब्यूशन से पर यूनिट है तो बेटा रेवेन्यू पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो रेवेन्यू पर यूनिट को सेल प्राइस कहा जाता है। तो सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमारे पास आंसर है 5 रुपीज। मतलब हमारी सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान जो डिफरेंस है वो 5 रुपए का है। और फिर कहता है सेल प्राइस पर यूनिट इज 8। तो बेटा अगर सेल प्राइस 8 रुपीज है और दोनों के दरमियान डिफरेंस 5 का है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 3 रुपीज। 3 रुपीज होगी। एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज रुपीज। फाइंड द प्रॉफिट इफ 5200 यूनिट्स आर। अच्छा बेटा डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई कॉलेज से घर तक जाने के आपके पास रूट, एक मेन रूट होगा जो आप जाते होंगे, लेकिन इन केस वहां पे ब्लॉकेज मिल जाए तो फिर आप घर नहीं जाएंगे, क्या ऑल्टरनेटिव रोड। तो जहां तक भी मंजिल तक पहुंचने के लिए ना आपके पास ऑल्टरनेटिव रोड्स हैं। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि बेटा ये देखो ये क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया, उसका द वन एंड ओनली सोल्यूशन नहीं है, मल्टीपल सॉल्यूशन है कि सर हम इसको इस तरह से भी तो सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी तो कर सकते हैं। भाई जरूर कर सकते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में हम लोगों ने देखना होता है कि हमारा टाइम कौन सा मेथड बचाएगा, और ऐसा कौन सा मेथड है जिसपे कम एफर्ट्स पुट करके मैं अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड। ऑलराइट। यहां पर अगर आप लोग देखें ना तो मैंने क्या उसे बताना है, तो प्रॉफिट के लिए मैंने कहा था टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ऐसे तो टोटल कॉस्ट के लिए मुझे पहले वेरिएबल कॉस्ट भी तो फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके माइंड में हो तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल माइनस, आपको नहीं लगता कि आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना चाहिए? देखें कंट्रीब्यूशन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस कर दें, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 22,000, सॉरी हाँ 22,000, एंड आंसर इज, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट। इवन के यही काम आप वेरिएबल कॉस्ट जैसे अभी हमने फाइंड की 3 रुपीज, 3 मल्टीप्लाइड बाय 52 प्लस 22,000, तो ये टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी। फिर आप लोगों ने सेलिंग प्राइस 8 मल्टीप्लाइड बाय 52 सेलिंग प्राइस टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, उसका भी डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 4,000 ही आएगा। लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग रूट है, आपको एफर्ट ज्यादा पुट करनी है। तो प्रॉफिट के लिए आपने याद रखना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, और टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ। ऑलराइट। नेक्स्ट देखें, कहते देयर इज अ डैश रिलेशनशिप बिटवीन ब्रेक इवन पॉइंट एंड सेलिंग प्राइस। तो ये आप लोगों से अक्सर पूछा जा सकता है कि आप लोगों की सेल प्राइस और आप लोगों की ब्रेक इवन पॉइंट में क्या रिलेशनशिप है, और साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपकी कॉस्ट, कॉस्ट से मुराद वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, दोनों में से कोई सा भी, और ब्रेक इवन पॉइंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे भूल जाते हैं
अभी के लिए बात याद आ जाएगी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। एग्जाम में बैठे हुए एग्जाम का प्रेशर ही इतना होता है कि आप लोग बात भूल जाते हो। तो इसका क्या मतलब, क्वेश्चन सॉल्व ना करूं, गलत करूं? तो अब हम लोगों ने क्या करना है, मैं अपनी तरफ से ना कोई वैल्यू ये बता रहा हूं आप लोगों को फ्यूचर के लिए, कि अब आपको ये बात याद भी रहेगी और मार्क्स भी तो कंफर्म है आप लोगों के। भाई ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए तीन चीजें मुझे चाहिए, कौन कौन सी? सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। अपनी तरफ से कोई वैल्यूज अज्यूम कर लिया करें, जैसे कि सेल प्राइस 30, वेरिएबल कॉस्ट 20, फिक्स्ड कॉस्ट 5। ये बात क्लियर हो गई? जाके ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड कर लो। ये देखो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या आई, तो सॉरी, ब्रेक इवन पॉइंट क्या आया आपके पास? क्या आपको ये बात समझ आ गई थी? सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने का फार्मूला फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मतलब आप सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर सकते हैं, 30 - 20 तो वो 10 आता। अच्छा अब देखें किस चीज में चेंज के बारे में पूछ रहे हैं, तो आपने सेलिंग प्राइस को चेंज कर देना। वो वेरिएबल कॉस्ट पूछे, अब वेरिएबल कॉस्ट को थोड़ा सा चेंज कर देना। वो फिक्स कॉस्ट पूछे, अब फिक्स कॉस्ट को थोड़ा सा चेंज कर देना। अच्छा ये आप पे डिपेंड करता है, इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा हम क्या करें, 30 रुपीज थी हमारे पास सेलिंग प्राइस, हम इसको 40 कर देते हैं। मैंने सेल प्राइस को क्या किया, चले अब जो चेंज आएगा, भाई ऑल अदर फैक्टर रिमेन सेम। तो अब जब मैं ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करने के लिए जाऊंगा, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो देखो क्या आया आंसर। तो मेरे पास सेल प्राइस के इंक्रीज करने से ब्रेक इवन पॉइंट, तो कौन सा रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट को टिक कर। अच्छा सपोज यहां पे पूछी जाती वेरिएबल कॉस्ट, तो आपने इसको एज इट इज रखना था। वेरिएबल कॉस्ट को चले 25 करते हैं, पता चले फिर सेल प्राइस से इंक्रीज कर दें। तो ऐसा नहीं करना, सेल प्राइस से कम ही रखनी है वेरिएबल कॉस्ट। अब यहां पर अगर आप लोग देखें ब्रेक इवन पॉइंट को हम लोग फाइंड करने के लिए जाएं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पता चला कि वेरिएबल कॉस्ट के इंक्रीज करने से ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ऑलराइट, नेक्स्ट। आई होप कि अब ये बात आपको कभी नहीं भूलने वाली। तो जरूरी नहीं कि थ्योरी को थ्योरी की तरह याद रखो, थ्योरी को न्यूमेरिकल तरह से याद कर लो। ये देखो कितनी देर लगेगी ये चीज उस टाइम पे सोचने में। वहां पर देखो बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम लोग क्विकली सॉल्व कर लेंगे, तो वहां का टाइम भी तो हम लोग सेव कर रही हैं ना, तो वो इसके लिए तो कर रही हैं। तो मेरे 2 मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर। क्लियर? नेक्स्ट देखें बेटा, कहते हैं a producer knows that his fixed cost is rupees and variable cost is rupees, sale price is rupees, but recently government imposes taxes at a rate of 20% of selling price। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 15। 15 का 20%, 3 रुपीज। 3 रुपीज का टैक्स पड़ गया। क्या आपको ये 3 रुपीज समझ आ गए? 15 मल्टीप्लाइड बाय 20% इज इक्वल टू 3 रुपीज। अच्छा बेटा हमेशा याद रखना, जब भी टैक्स पड़े, जो किसी किस्म का कोई सरचार्ज कुछ भी कह दें, सेल प्राइस को नहीं इंक्रीज करना। इसका इफेक्ट अपनी सेलिंग प्राइस के ऊपर नहीं लेके जाना। ये आपका टैक्स है, आप पे करोगे तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी। तो जो यूनिट आपको पहले 8 रुपए में मिल रहा था, वो अब 11 रुपए का हो गया आपके लिए। क्या आपका सप्लायर आपसे 8 रुपए वैसे ही लेगा, लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स लेना है। अब बात यह है कि भाई मैं क्यों दूं, आप सेलिंग प्राइस में चले ऐड कर दें। आप ये कह रहे हैं कि आप अपने कस्टमर से लेंगे, तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएंगी। लेकिन गवर्नमेंट को जब हम बताएंगे कि भाई कितने का बेचा, हम कहेंगे 18 रुपए का, वो कहेगा 3.6 रुपीज लो, जबकि मैंने तो 3 रुपीज लिया मैंने। ऐसे ही है ना? तो बेटा एक तो उधर इस वजह से भी नहीं ऐड करना। दूसरी बात, मुझे एक प्रोडक्ट एक शॉप पे 15 रुपए की मिल रही है, वही प्रोडक्ट आप साथ वाली शॉप में बैठकर मुझे 18 रुपए की दे रहे हैं, मैं क्यों लूं आपसे?
तो आप मार्केट में से अपना शेयर खो देंगे। तो मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए आपको मार्केट के बराबर अपनी सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी। तो आप अपनी सेलिंग या तो पूरी मार्केट बढ़ाए, फिर तो है, लेकिन आप अकेले नहीं बढ़ा सकते। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इस किस्म की कोई भी बात आए तो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करना। तो मुझे पता चल गया है कि अगर वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज करूंगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना, अभी तो पढ़ा है हम लोगों ने, ऐसे ही है ना। तो मतलब डिक्रीज वाले तो मेरे आंसर आने ही नहीं है। क्या ख्याल है? अच्छा अब देखो किस तरह से, अब आप लोगों ने क्या देखो, बट मैन्युफैक्चरर इज अनएबल टू इंक्रीज हिज सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में उसने खुद बता दिया सेल प्राइस को इंक्रीज ना करना ड्यू टू हाई कंपटीशन। हाँ, अगर आपकी है मोनोपोली जैसे वापडा, एसएनजीपीएल, भाई अगर वो आज बिजली का यूनिट 50 रुपए से 100 रुपए भी कर देना, आप लोग, और आप मजबूर हो। क्यों? उसके अलावा कहां से लोगे बिजली? दुकानों पे तो मिलती नहीं है। क्या आप उनसे कह दो कि चलो यार 2 किलो बिजली तुम दे दो मुझे? मोनोपोली है, वो चाहे प्राइसेस जो मर्जी कर ले, भाई आप मजबूर हो, आप लोगे। आपके घर में चाहे 24 घंटे लोड शेडिंग हो, लेकिन बिजली का बिल टाइम पे पहुंचेगा, और वो अमीरों का बिल भी आप नहीं पे करना होता है, तो अच्छा खासा पहुंचेगा। बात समझ आ गई? अच्छा अब आपने इस क्वेश्चन में क्या करना है, भाई सिंपली आप लोगों ने फिक्स कॉस्ट उठानी है। क्या फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज है? डिवाइडेड बाय ब्रेक इवन पॉइंट बिफोर टैक्स, टैक्स इंपोज होने से पहले ब्रेक इवन पॉइंट। और वो कैसे आएगा? 15 - 8 कितना है? तो टैक्स जब इंपोज नहीं हुआ था तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट था 800। टैक्स इंपोज हो गया 3 रुपीज पर यूनिट, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या बन गई? 11 इज इक्वल टू, तो टैक्स इंपोज होने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट इंक्रीज हो गया। लेकिन बेटा आपने 1400 नहीं बताना, उसने कहा कितने का इंक्रीज आएगा, तो इंक्रीज 600 का। क्लियर? जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, इक्वेशन से रेलिवेंट इक्वेशंस। देखा जाए तो बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो आपको काफी परेशान करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने का हमारा जो मकसद है, एक तो ऑल्टरनेटिव वेज को ज्यादा से ज्यादा सीखना है। हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद हैं, तो यू आर वेरी लकी। क्या आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर भी आपको खुद बताया जा रहा है। सिर्फ क्या है कि चार में से उसमें से आपने ढूंढना है कि इसमें से आंसर है कौन सा। तो वो ढूंढने के तरीके बताऊंगा। इक्वेशन में एज सच पढ़ने वाली कोई चीज नहीं है। कैलकुलेटर पे मोस्टली आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन में देखें, बेटा याद रखिएगा इक्वेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनमें सिंगल वेरिएबल विद पावर 1। कुछ इक्वेशन ऐसी होती हैं वेरिएबल तो एक होता है लेकिन पावर 2 हो जाती है। वेरिएबल एक होता है, पावर 3 हो जाती है। दो पे वेरिएबल्स आ जाती हैं, तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं। तो हर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड डिफरेंट है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में यही चीज देखनी है कि वेरिएबल कितने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो मुझे एक ही वेरिएबल नजर आया, एक ही अननोन वैल्यू है और वो है एक्स। फिर आपने ये देखना है कि क्या इसकी पावर क्या है, इस वेरिएबल की पावर। तो बजाहिर आपको 1 नजर आ रही है, बजाहिर 1 नजर आ रही है, लेकिन आपने एक मर्तबा और गौर से देखना है कि कहीं ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर पावर 2 तो नहीं हो रही, क्योंकि फिर आंसर चेंज हो जाता है। लेकिन ये वो क्वेश्चन था जिसमें अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी करूं तो पावर 1 ही रहेगी। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कैलकुलेटर की डिस्प्ले पे सॉल्व करो। इसके लिए आपको किसी फंक्शन वगैरह में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो आपके पास ये क्वेश्चन है एज इट इज, आप लोगों ने इसको अपने कैलकुलेटर पे पुट कर देना है। 5 × x - 3 जी, -7, 6 - x इज इक्वल टू 24 - 3 × 8 - x - 3। शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर?
बेटा ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। मेरा निशान कि अब रिवीजन सेशन में हमें इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने के लिए आओ तो पहले इसके ऊपर एफर्ट करनी पड़ती है। एज इट इज कैलकुलेटर को नहीं बताई जा सकती, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चलोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, फिर उसको इक्वेशंस के फॉर्मेट में लेकर आओगे प्रॉपर, दोनों के ऊपर सही से एफर्ट करोगे, फिर कैलकुलेटर को बताओगे तो उसने आपको सोल्यूशन देना है। ऑल राइट, ना करना, नहीं करना ऐसा। आप लोगों ने भाई नीचे एक्स एंड वाई दोनों गिवन है, आप लोगों ने आना है ऑल्टरनेटिव पेपर। अब भाई मुझे नहीं पता इसमें से कौन सा आंसर ठीक है, तो लाजमी बात है मैं हमेशा स्टार्ट ऑप्शन ए से ही करूंगा, ऐसे ही है ना। तो देखिए आपको x की वैल्यू भी गिवन, आपको y की वैल्यू भी गिवन, यहां से आपने पहली इक्वेशन उठा लेनी है और इसकी मदद से जाके सॉल्व कर लेना है। जहां पर x है वहां पे पुट करेंगे 17, और जहां पे y है वहां पे पुट करेंगे 18, और उससे पूछेंगे आर यू इक्वल टू 4/7। तो ये देखें, x की जगह पे पुट करना है 17 माइनस 1/18 प्लस 1 इज इट इक्वल टू 4/6? नहीं। तो क्या इक्वेशन 2 से पूछूं? नहीं, बस खत्म। आपने बी ऑप्शन पे चले जाना है। तो अगर बी में देखें 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 एंड 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17, इट इज नॉट इक्वल टू 4/5। क्या पता चल नहीं गया? कैलकुलेटर उठाओ, इतना तो खुद कर सकते हैं ना। फिर यहां पे देखें 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 एंड 19 प्लस 1 इज इक्वल टू 20, तो 16/20 इज इक्वल टू 4/5। क्या आपको ये बात मेरी समझ आई कि अब जब आप लोग से 16 और 19 पुट करेंगे यहां पर एंड 19 पुट करें, हाँ 3/4, 3/4, तो ये भी आपके पास आंसर मैच नहीं हुआ। 15/20 था तो 5 के साथ कैंसिल होके 3/4, तो ये भी मैच नहीं किया। अब देखो यार, जब हम लोग 3 को कैंसिल कर चुके हैं, ये ठीक है। नहीं यकीन आता चेक करके देख लो। 17 माइनस 1 16, 19 प्लस 1 20, 4 से डिविजिबल है तो 4/5। यहां पे चेक करो, 17 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 एंड 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 24। 12 प्लस 20, 12 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा मेथड इजी था? ऐसे ही करना। तो मार्क्स वहां पे गेन करने हैं आप लोगों ने। अच्छा नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 भाई कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व होना, क्योंकि कैलकुलेटर पे हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन चाहिए होती है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन लेकिन एक जैसी, ये एक जैसी नहीं है। तो यहां पर देखो तो कैसा नहीं लग रहा कि मुझे दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको प्रोडक्ट करो तो मेरे पास 923 है, और अगर ऐड करूं तो 84 आए। तो नीचे दोनों नंबर्स भी तो गिवन है, तो जाके चेक कर लो। लेकिन जैसे ही पहले को चेक किया 71 प्लस 13 इज इक्वल टू 84, और मल्टीप्लाई किया 923, एक को टिक नहीं कर रहे ना। देखिए भाई, मैं 5+3 करूं या 3+5 करूं, आंसर 8। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूं या 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूं, आंसर 15। ओके, तो बस क्वेश्चन सॉल्व है, ये देखो बहुत है एनपी क्लियर। इतना सा था ये क्वेश्चन, ऐसे जाके इक्वेशंस को सॉल्व करना, ये परफेक्ट मार्क्स हैं आप लोगों के। अच्छा इसी तरह देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करो तो 6, 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, 1 गलत हो गया, टू। अब ये एफर्ट रिड्यूस हो जाती है। अब देखें, जो इजी इक्वेशन हो पहले उसको देखो, अब चले जाओ सेकंड इक्वेशन पर, उनसे पूछो कि भाई आप किसको एग्री करोगे। तो 2 × 4, 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 × 3 इज इक्वल टू 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपली कैलकुलेटर पे पुट कर दो, लेकिन कांस्टेंट 1/2 नहीं आएगा, -1/2, तो आपका आंसर मैच कर जाना है। अच्छा ये इक्वेशन हमें ऐसी नजर आ रही है जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 ऐसा नजर आ रहा है जैसे क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन आप लोगों ने इसको कभी भी कैलकुलेटर के डिस्प्ले पे नहीं बताना। हमेशा याद रखिएगा कि बेटा अगर पावर 1 हो तो सोल्यूशन 1 है,
पावर 2 हो तो सोल्यूशन 2 है, पावर 3 हो तो सोल्यूशन 3 है। जितनी पावर होती है उतने मैक्सिमम सोल्यूशन होते हैं, मैक्सिमम उतने सोल्यूशन होते हैं। मतलब पावर 2 से मुराद ये नहीं है कि हमेशा ही दो सॉल्यूशंस हैं, ये बात समझ आई है। लेकिन मैं दो हो सकते हैं, मैक्सिमम दो सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कि आपने इसके ऊपर थोड़ी सी एफर्ट पुट कर लेनी है। अच्छा, इसको ऑल्टरनेटिव वे में भी पहला क्या, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो देखो एक्स स्क्वायर बन गया ना, पावर बजाहिर 1 नजर आ रही थी लेकिन है नहीं। और है कौन सी पावर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग से सॉल्व किया जाएगा, प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया जाएगा, तब जाके आंसर आएगा। अब हमने क्या करना है, देखिए भाई एक्स की अगर सपोज दो वैल्यूज होंगी, क्या वो दोनों एक जैसी हो सकती हैं, 2 and 2, -2 -2, तो इसको तो हम वैसे ही निकाल देंगे। क्या आपने मेरी बात पिक की कि भाई अगर एक्स की दो वैल्यूज हैं तो मैं आपसे कहूं 5 and 5, भाई एक्स एंड वाई होता तो 5 and 5 हो सकता है, लेकिन जब है ही एक्स तो सिर्फ फिर मुझे 5 बता दो, 5 and 5 क्यों बता रहे हो। ऑलराइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है ना एक्स, जिसकी वैल्यू बतानी है। तो भाई सिर्फ मुझे 5, जब फिर 5 के साथ कोई डिफरेंट वैल्यू मुझे बताओ। बात समझ आई है आपको। तो यहां पर देखें, हमने देखना है इनमें से कौन सा ठीक है। भाई 2 and 2 को कैंसिल किया क्योंकि दोनों सेम नंबर है, -2 कैंसिल किया, सेम नंबर है। अच्छा अब देखो मैंने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें भी -2 है, इसमें भी -2 है, मैं -2 चेक ही नहीं करूंगा, ये ठीक है, -2 पे इक्वेशन वेरीफाई है। क्योंकि मैंने सी बी को टिक करना है या डी को करना है, दोनों में -2 मौजूद है, तो इसका मतलब वेरीफाई करता है मेरी इक्वेशन को। तो फिर या 2 या 4, 2 कर गया तो इसको टिक कर दूंगा, ना किया तो इसको कैंसल और डी को टिक कर दूंगा, फिर 4 को चेक नहीं करूंगा। टाइम भी सेव करना है तो मार्क्स भी 2 कंप्लीट लेने हैं आपको। क्या आपको मेरी ये ट्विस्ट की समझ आई है। अच्छा अब हम लोग अगर इसमें 2 पुट करें, 2 × 2 + 7, भाई बस इतना कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर चले राइट हैंड साइड के पास। 2 × 2 = -1, इंटू 2 + 4 = नहीं करता 6 कर लो, तो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। 2 के साथ इसको टिक कर दो तो फिर 4 के साथ नहीं। क्लियर, बात समझ आ गई है, कितना इजी था। और अगर वैसे जाके करने बैठो तो 10 मिनट लगा दो, पेपर इसी वजह से नहीं कंप्लीट होता। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं एक्स की वैल्यू 3 है इस इक्वेशन में, तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। कोई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू 3 है मींस दैट के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि अगर एक्स की जगह पे 3 पुट कर दूं तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर, तो अब हम लोग क्या करेंगे, के की वैल्यू फाइंड करने के लिए जहां पर एक्स है वहां पे 3 पुट कर देंगे, +3। अब ये के की जगह पर मैंने एक्स आके पुट कर दिया, +15 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 होती है। अब यहां से के की वैल्यू फाइंड कर लें, आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट देखें। अच्छा, ये ऐसी इक्वेशन है जिसको अगर सॉल्व करने बैठो तो शायद कभी ना हो पाए, लेकिन अगर ऑल्टरनेटिव वे पे जाओ तो चुटकियों में सॉल्व हो जाए। मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम 7 हो, 2 5 4 3 1 6, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, मतलब फर्स्ट इक्वेशन ने सबको एक्सेप्ट कर लिया, 7 ही बन रहा है। अब सेकंड के पास असल वर्किंग तो यहां पे होनी थी। अब भाई वैल्यूज पुट करते जाओ, जिसका आंसर 13 के इक्वल आ जाए वो करेक्ट आंसर है। एक्स की जगह पे क्या पुट करूं, और वाई की जगह पे 5, तो 2 का स्क्वायर -2 10 +5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा नहीं है। ऑल राइट, नेक्स्ट 4 and 3, 4 का स्क्वायर -4 3s are 12 +3 का स्क्वायर,
30 मैच कर गया, करेक्ट आंसर। ये इक्वेशन अभी इतनी सी थी, और अगर इससे पहले ना पढ़ी हुई हो तो बड़ा मुश्किल सा लगता है यार, पता नहीं मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना आना चाहिए, इस जिस लेवल पे जहां पे बैठे हो ना, यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करना आना चाहिए कि मैंने करेक्ट आंसर को टिक कैसे करना है। ऑल राइट, इसी तरह नेक्स्ट देखें बेटा, कॉस्ट ऑफ 3 पेन 8 पेंसिल इज 100 वेयर एज कॉस्ट ऑफ 5 पेन 6 पेंसिल इज 130, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 2 पेंसिल। देखें, पेन पेंसिल मतलब कुछ भी कह सकता है, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी, कुछ भी कह सकता है, एक्स वाई जी कुछ भी कहते हैं, हमें नहीं फर्क पड़ता। ऑलराइट, यहाँ पर ना बेसिकली साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन रही होती है, आपको वो इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। फिर आपसे हर पेन पेंसिल की प्राइस भी पूछ सकते हैं कि पेन की प्राइस क्या है, पेंसिल की प्राइस क्या है। आपसे ये भी कह सकता है 2 पेन और 2 पेंसिल्स कितने की आएंगी, वो भी हम लोग बता देंगे। मतलब दोनों को ऐड करके भी पूछ सकता है, जो मर्जी पूछे, लेकिन पहले आपने पेन और पेंसिल की प्राइस फाइंड करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में देखें, आप लोगों ने पेन की प्राइस को अज्यूम कर लेना है और पेंसिल की प्राइस को अज्यूम कर लेना है वाई। अब 3 पेन, तो 3 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय पेन की प्राइस पर यूनिट। अब ये टोटल पेन की प्राइस कॉस्ट बन गई, इसमें ऐड कर देंगे 8 क्वांटिटी और पेंसिल एक है वाई रुपीज की, तो ये पेंसिल की टोटल कॉस्ट बन गई। और जब पेन और पेंसिल की टोटल कॉस्ट ऐड की तो आंसर आ गया, ये फर्स्ट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई। हमेशा याद रखना बेटा, अगर वेरिएबल एक है, चाहे पावर जो मर्जी हो, इक्वेशन एक होती है उसको सॉल्व करने के लिए। वेरिएबल दो हो, सिंगल इक्वेशन से कभी नहीं सॉल्व होते, तो फिर इक्वेशन भी दो होनी चाहिए। वेरिएबल्स 3 है तो इक्वेशंस भी 3 होनी चाहिए। ऑलराइट, तो अभी आपके पास ये सिंगल इक्वेशन थी, अब आपने क्या करना है इसमें 5x प्लस 6y इज इक्वल टू, और जाकर कैलकुलेटर की हेल्प ले लेनी है। ये देखें 3 8 100, कैलकुलेटर से इतनी अच्छी दोस्ती हो कि आपको पता हो कि कहां पर क्या चीज कैसे। अब यहां से एक पेन कितने का, एक पेंसिल कितने की, अगर पेन की प्राइस पूछता 20 पे टिक कर देते, पेंसिल की प्राइस पूछता 5 पे टिक कर देते, नहीं पूछी। क्या पूछ रहा है आप लोगों से, 2 × 20 प्लस 2 × 5 इज इक्वल टू, ये इसका सोल्यूशन था। ऑलराइट, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 11। इन अ चैरिटी शो टिकट्स वर सोल्ड, बड़ा ट्विस्ट बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जबरदस्त इक्वेशंस को सीखने के लिए। क्या आपको ना इक्वेशंस बनाना आ जाएंगे कि इक्वेशंस होती इस तरह की हैं। इन अ चैरिटी शो टिकट्स वर सोल्ड एट रुपीज फॉर द 120 फॉर द सेकंड क्लास एंड 60 फॉर द, बेटा ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे थिएटर पे ड्रामा देखने के लिए जाओ तो सीट्स के मुताबिक उसकी प्राइस होती है। सिनेमा में भी चले जाओ तो बिल्कुल ऐसा ही होता रहता है कि कौन सी कैटेगरी में जाके बैठ रहे हैं आप लोग। तो स्टेडियम में आप लोग मैच देखने चले जाएं तो वहां पर भी टिकट्स की प्राइसेस आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। बेसिकली तो रेवेन्यू जनरेट करना है ना, और वही कुछ हो रहा है। अब क्या कहता है, कहता है कि भाई अगर फर्स्ट क्लास का टिकट लोगे तो 180 रुपए का है, सेकंड क्लास का टिकट 120 रुपीज का है, और जो जर्नल इनक्लूजर है वो आपके पास 60, या ऐसे ही है जैसे ट्रेन में सफर करो या इकोनॉमी क्लास में जाओ या बिजनेस क्लास में जाओ, आप पे डिपेंड करता है, टिकट्स डिफरेंट है। अच्छा, दोनों ने जाना सेम टाइम पर है, पहुंचना भी सेम टाइम पर है, सफर की सबका एक जैसा होना है, सिर्फ क्या है वो बोगियां चेंज है उनकी, बसेस डिफरेंट है। ऐसा ही है ना, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। भाई मैच एक ही है, चाहे जनरल इंक्लूजन में बैठ के देखो, फर्स्ट क्लास में देखो, सेकंड क्लास में देखो, एक ही मैच सारे देख रहे हो, लेकिन टिकट्स की प्राइस डिफरेंट है। अब यहां पर क्या हुआ, नंबर ऑफ सीट्स इन जनरल इंक्लूजन। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि भाई रेवेन्यू जनरेशन, तो आप लोग तो ये देखेंगे ना, जैसे मेरी क्लास में नंबर ऑफ सीट्स पहले देखी जाएंगी, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। फिर सपोज कि अगर हम लोग कोई फी यहां पर रख लें कि एक स्टूडेंट 1,000 रुपया फी, सपोज टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे मल्टीप्लाइड बाय 1,000 रुपीज। ऐसे ही है ना,
तो यहां पर देखिए वो आपसे कहता है कि जो जर्नल इंक्लूजर्स की सीट्स है ना वो डबल हैं किससे, एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द सेकंड क्लास और ट्रिपल ऑफ दैट ऑफ इफ ऑल सीट्स वर ऑक्युपाइड, मतलब पूरा स्टेडियम भरा पड़ा है तो, और एक्सेप्ट इन द, टिकट महंगा था ना तो हाई क्लास लोग नहीं पहुंच पाए, टोटल उसकी 20 सीट्स खाली पड़ी हैं। क्या वहां से रेवेन्यू आएगा? बस इस बात का ख्याल रखना था कि भाई देखो मेरी क्लास में सपोज के 100 स्टूडेंट बैठ सकता है और आए हुए हैं 80, तो रेवेन्यू तो 80 से आएगा ना, 100 से थोड़ी ना आएगा। अब यहां पर क्या कहते हैं नेक्स्ट, एंड द शो फेच्ड रुपीज, और उससे जो हमें इनकम हुई वो 62,400 रुपए की इन टोटल हुई है। अब यहां पर दो चीजें हो सकती हैं, आपसे पूछ लेता टोटल नंबर ऑफ सीट्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, सीट्स इन फर्स्ट क्लास, सीट्स इन सेकंड क्लास, सीट्स इन जर्नल इंक्लूजर पूछा जा सकता था, या आपसे पूछ ले नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द शो। अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है और अक्सर बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर जाते हैं। अब देखें, मैं अगर बात करूं कि भाई ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये जर्नल इंक्लूजर, इसका टिकट 180 का, इसका टिकट और इसका, ये मैंने टिकट की प्राइस ली। अब मैंने देखनी है इनमें नंबर ऑफ सीट्स, तो नंबर ऑफ सीट्स कहते हैं जर्नल इंक्लूजर में फर्स्ट क्लास की निस्बत डबल है, तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि फर्स्ट क्लास में कितनी है, तो फर्स्ट क्लास में एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं। ऑलराइट, तो जर्नल इंक्लूजर में और सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास की निस्बत ट्रिपल है, तो फर्स्ट क्लास में एक्स है तो सेकंड में, ये बात समझ आ गई। अब हमने देखना है इनका रेवेन्यू। रेवेन्यू देखने के लिए ऐसा नहीं है जैसे टिकट्स मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि फुली ऑक्युपाइड था, लेकिन फर्स्ट क्लास के लिए 180 मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसमें से 20 सीट्स ऑक्युपाइड नहीं है, तो वहां से तो रेवेन्यू नहीं आना, तो इसकी जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 20 माइनस करो। ये बात समझ आई है? अब रेवेन्यू जनरेट करना है तो 180 मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं, एक्स माइनस 20, इसमें ऐड कर दो 120 इंटू 3x, ऐड कर दें 120, 36, ये गलत लिखा था, ये 360 आ जाएगा ना। अच्छा ठीक, सही लिखा था, अभी तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, यहाँ पे 120 ही आएगा इंटू 3x, और यहाँ पर 60 इंटू 2x, और टोटल रेवेन्यू कितना आ गया, 62,400। और अब जाकर अपने कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर बताओ ये इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 1 है, देन x इज इक्वल टू ये बात क्लियर? उसने आपसे क्या पूछा, कहता है नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंड द शो। अब x क्या था हमारे पास फर्स्ट क्लास में, नंबर ऑफ सीट्स, फर्स्ट क्लास की नंबर ऑफ सीट्स है 100, सेकंड क्लास की नंबर ऑफ सीट्स फिर कितनी है, और जर्नल इंक्लोजर की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो बेटा अगर नंबर ऑफ सीट्स पूछते हैं तो हम 100, 300, 200 एंड इन टोटल 600 बता देते हैं। ऑलराइट, उसने पूछा नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द शो, तो उसमें से तो 20 सीटें खाली हैं, 580। फर्स्ट क्लास की 100 सीट्स में से 20 सीटें खाली हैं, तो भाई 80 पे तो पर्सन बैठे हैं ना। सेकंड क्लास फुली ऑक्युपाइड है और जर्नल इंक्लूजर भी फुली ऑक्युपाइड है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द शो 580। क्लियर? यहां पे आके बच्चा गलती कर सकता है कि 600 को टिक करते। क्वेश्चन नंबर 12, अ कस्टमर
paid rupees 800 for shampoo, hair conditioner, hair spray. The conditioner cost twice as much as shampoo and the hair spray cost 100 less than the shampoo. Find the cost of hair spray, shampoo या हेयर कंडीशनर, कुछ भी पूछ सकता था। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैंने फोकस किया था कि आप लोगों को इक्वेशंस बनाना आ जाए कि इक्वेशंस बनती कैसे हैं। अब यहां पर देखें भाई, आप लोग जब गए, आप लोगों ने तीन चीजें परचेज की, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर स्प्रे, और टोटल प्राइस पे कर दी। अच्छा बताएं, क्या ये चीज मुश्किल थी? जो भी प्राइस हो, तीनों की प्राइस को ऐड करोगे तो टोटल बिल आपको बन गया। अच्छा, अब हमने देखना है अलग अलग चीजें कैसी। तो उसने कहा द कंडीशनर कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द, तो शैम्पू को एक्सपोज कर लो, तो कंडीशनर, ये बात समझ आ गई। नेक्स्ट देखो, कहते हैं द हेयर स्प्रे कॉस्ट 100 लेस देन द, तो शैम्पू की कॉस्ट कितनी है? एक्स माइनस 100, और इन तीनों को ऐड करें इक्वल टू 800, देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 225। अब बच्चे अक्सर यहाँ पे भी यही मिस्टेक करते हैं कि कैलकुलेटर पे एक्स की वैल्यू आई 225, वो मैच कर गया, टिक किया, मूव टू नेक्स्ट, और ढोल बज रहे होते हैं, हमारा क्वेश्चन ठीक है। अच्छा, एट द एंड क्या होता है? सर सारा पेपर ठीक हुआ था, आई कैप की ना मुझसे कोई दुश्मनी थी, बस आई कैप ने वही निकाल लिया। हालांकि भाई बेवकूफी आप लोग करके आए हो, उसने आपसे पूछा ही नहीं था एक्स की वैल्यू, आपने खुद ही तो एक्स को शैम्पू कंसीडर किया था, तो ये तो शैम्पू की कॉस्ट है, उसने क्या पूछी? और हेयर स्प्रे वो आपको बता रहा है कि भाई हेयर स्प्रे शैम्पू से 100 रुपए सस्ता है, तो 225 को नहीं टिक करना था, 125 इसका करेक्ट आंसर था। तो आपके कैलकुलेटर पे नंबर का आ जाना और वो बाय चांस आपके ऑप्शन से मैच कर जाना करेक्ट आंसर नहीं होता। क्लियर? इस बात का ध्यान रखना है। तो अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता है हेयर कंडीशनर, तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो फिर 450 ठीक हो जाए। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 13। A boy is 24 years younger than his father, and in 2 years' time, the sum of their ages will be 40. How old is the son now? अच्छा भाई, ऐसा हो सकता है कि एज प्रॉब्लम के कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इजीली वो सॉल्व हो सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग हो परेशान हो जाओ कि पता नहीं क्या हो गया। जब बात आती है ना सन एंड फादर की, तो बताना पड़ेगा कि सन बड़ा है या फादर है, क्योंकि कभी कभी बेटा भी बड़ा हो जाता है बाप से, होता नहीं है? तो ये बताने की जरूरत नहीं होती। जहां पर ये बताने की जरूरत नहीं है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हाँ, अगर यहाँ पे आ जाता ना मिस्टर ए एंड बी और टू फ्रेंड्स, या दो भाइयों की बात आ जाती, भाई हमें बताओ कौन सा भाई बड़ा है कौन सा छोटा है, मिस्टर ए बड़ा है या मिस्टर बी बड़ा है, तो उसके मुताबिक हम लोग जाके डिसीजन करते, अपने वेरिएबल्स की सिलेक्शन वैसे करते हैं हम लोग। लेकिन जब फादर सन आ जाता है तो फादर की एज को हमेशा ग्रेटर रखा जाता है। क्लियर हो गई? अच्छा, यहाँ पे देखें, a boy is 24 years younger than his father, तो अब अक्सर बच्चे यहाँ पे ढूंढते रह जाते हैं, यार यंगर से बड़ा बड़ा होता है या छोटा होता है? तो भाई लड़के की बात कर रहे हैं तो बाप से तो छोटा ही होगा, एल्डर नहीं लिखा हुआ, यंगर लिखा हुआ है। आप लोगों की बेसिकली BWCS को 21 तोपों की सलामी होती है, सारे जैसे नहीं होते, मतलब कुछ होते हैं ऐसे, बिलीव में उन्हें नहीं पता होता कि यंगर क्या होता है। और ये जो अभी मैंने आपको स्टोरी बताई है ना कि भाई बाप और बेटे में बताने की जरूरत नहीं है कौन बड़ा है, बच्चा सोच रहा होता है कि यार बड़ा कौन है। तो यहां पर भाई ऐसी चीजें अब आप लोग तो नहीं सोचेंगे ना, मैं बाकियों की बात कर रहा हूँ, और बाकियों से मैं यही कहता हूँ। And in 2 years' time, the sum of their ages will be 40.
अच्छा देखिए बेटा, वो कहता है कि आज अगर हम लोग कंपैरिजन करें ना, तो फादर की जो भी एज है उसे 24 ईयर्स कम है उसके सन की एज। यंगर है तो मतलब अपने बाप से 24 साल छोटा है। मतलब अगर मैं सपोज करूं कि फादर की एज है 40 ईयर्स, तो उसके बेटे की जो एज है ना आज, वो 16 साल है। ऑलराइट। तो अगर मैं सपोज करूं कि फादर की एज है X ईयर्स, तो आज उसके बेटे की एज X-24 ईयर्स। तो यहां पे कोशिश करना है कि आपने एक्स एंड वाई नहीं अज्यूम कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग एक्स एंड वाई अज्यूम करोगे ना, तो आपको इक्वेशंस भी दो बनानी पड़ेंगी। तो आप लोगों ने सिंगल इक्वेशंस पे रहना है। तो अब फादर की एज हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर, अच्छा ग्रेटर को पहले आप लोगों ने अज्यूम कर लेना है। और वैसे अक्सर डिपेंड कर रहा होता है कि आप जहां पर इजीली वर्किंग कर सके ना उसके मुताबिक। मतलब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपने फादर को एक्स करना है। भाई आप सन को एक्स कर लो, तो फादर की एज X+24 हो जाएगी। ऑलराइट। अच्छा, ये ज्यादा इजी है, आप उसको ज्यूम करो जो फाइंड करना है। कैलकुलेटर पे आंसर ही डायरेक्ट उसी का है, क्योंकि अब अगर मैं फादर को एक्सपोज करता हूं तो मेरे कैलकुलेटर ने आंसर फादर का देना है, फिर उसमें से 24 लेस करना पड़ेगा, तो सन की एज आएगी। अच्छा, अब उसने मुझसे क्या पूछा, तो सन को एक्स कर लें, तो फिर फादर की एज, ये आज की प्रेजेंट एज है। ऑलराइट। फिर उसने कहा आफ्टर 2 ईयर्स, तो बाप की एज में 2 साल का इजाफा होगा, बेटे की एज में नहीं होगा। अब बेटा तो छोटा है, क्या उसकी एज में भी 2 साल का इजाफा होगा? तो यस, ऐसा ही है। तो क्या करना है, आफ्टर 2 ईयर्स, तो फादर की एज हो जाएगी X+26। आफ्टर 2 ईयर्स तो यही हो जाएगी ना, प्लस सन की एज क्या हो जाएगी, और दोनों को ऐड किया तो टोटल। अब ये इक्वेशन है, और जाकर इसको सॉल्व कर लें। X=, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको इक्वेशन बनाना आ गई है। ऑल्टरनेटिव वे देखें। अच्छा, वह ऑल्टरनेटिव वे को भी देख लेते हैं। आपने मुझे 6 आंसर ठीक बताया है। चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो, a boy is 24 years younger than his father, और यहां पर आपको किसकी एज पूछी गई, तो बेटा नीचे सन की एज ही बताई गई होगी ना आपको, ऐसे ही है ना। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, प्रेजेंट एजेस हैं। तो फिर अगर सन है 6 ईयर्स का, तो उसके फादर की एज क्या होगी, 30 साल। ऑल राइट। सन हो 8 ईयर्स का आज, तो उसके फादर की एज क्या होगी। ये बात समझ आ रही है, 24 ईयर्स का डिफरेंस रखना है ना। सन हो 10 ईयर्स का, तो, और सन हो 12 ईयर्स का। अच्छा, अब उसने ये कहा था कि आफ्टर 2 ईयर्स अगर इनकी एजेस को ऐड करें तो सन 40 बनना चाहिए। आज अगर 6 साल का है तो 2 साल बाद क्या होगा, आज अगर 30 साल का है तो 2 साल बाद क्या होगा, एंड द सम ऑफ एजेस इज, ऑप्शन ए करेक्ट। ओके। अगर ऑप्शन बी को देखें, भाई आज की प्रेजेंट एजेस उनकी 40 साल बन रही हैं, 2 2 साल बाद तो 44 साल के हो जाएंगे। कंडीशन मीट नहीं कर रही। और जब 8 पर हाई जा रहा है, 10 और 12 तो वैसे ही नहीं हो सकता। क्लियर। अब कोई इक्वेशन भी बनाने की जरूरत नहीं है। राइट। नेक्स्ट देखें। अच्छा, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये कर लोगे फिर आप लोग जरा खुद से इसको फाइंड करना। अब इसमें फादर की एज हम लोगों ने बतानी है। सम ऑफ द टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज 194, फाइंड द नंबर। तो देखें, 10+8, 3+15, 7, 11, 5 एंड 13, सबके साथ 18। असल में मैंने खुद बनाए थे तो मैंने कोई भी यहाँ पे एलिमिनेट नहीं किया। जब आई कैम में बैठे होंगे तो दो, एक या दो ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं कि सम ही 18 नहीं बनता। अब कहते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 198, तो भाई 10 एंड 8,
तो 10 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर 64 164, ये आंसर नहीं है। 9 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो 194 से ये तो वैसे ही ऊपर चला गया। 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 इज इक्वल टू 194, नहीं बन रहा। 25 प्लस 169 इज इक्वल टू 194, राइट। कहते हैं a certain number one added to square of the number results in 8.74, what's the number। अच्छा, पढ़ते ही इक्वेशन बन रही हुई होती है। a certain number, भाई मुझे क्या पता कौन सा, तो मैंने x सपोज कर लिया। when added, ऐड कर दो, square of the number, result is, ये इक्वेशन थी। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ, आपने थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8.75 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेटर को बताओ, क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। बात क्लियर। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, ट्विस्ट देता है, कहता है a certain positive number when added, तो जब आप लोग इसको ऐड करने लगते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आंसर 5/2 माइनस 7/2, तो बोथ नहीं आना। फिर तो कंफर्म हो गया ना कि जब उसने कह दिया सर्टेन पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव हो नहीं सकता, जब नेगेटिव नहीं हो सकता तो बोथ हो नहीं सकता, आपने एक को टिक कर देना है। क्लियर हो गया। 5/2 एंड माइनस 7/2 दोनों आंसर आ रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जाके सिस्टम को बताना है। ऑलराइट, सिर्फ 5/2 नहीं है इसका आंसर, आपने डिस्प्ले पे बताया है। आंसर क्या आ रहा था, 5/2, तो डिस्प्ले पे बताया कैलकुलेटर के, नहीं बताना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी डिस्प्ले पे नहीं बतानी। तो अब देखो, आपको 5/2 आया, आपने 5/2 टिक कर देना, आगे चले जाना है, हालांकि आंसर सी है, बहुत है एंड बी। ऑलराइट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा यहां पे जाके सॉल्व करनी है, इधर। तो इधर सिर्फ 5/2 आया है। अब यहां पर इक्वेशन से रेलिवेंट ना, हम लोगों ने इजी कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करना है, डिफिकल्ट्स को भी देखना है, क्योंकि आई कैप के एग्जाम में ना आपसे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा कि कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस मौजूद थे कि दिखते ही हम लोग उनको सॉल्व कर लेते थे, कुछ के लिए थोड़ी सी एफर्ट भी पुट करनी पड़ती है। अच्छा, वो हम लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारा अपना माइंड इस चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दे। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है ना, बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन है ये, मतलब मोस्टली बच्चे इसको पिक नहीं कर पाते, एंड तक पहुंचते हैं तो भूल जाते हैं पहले क्या हुआ था। ओके, तो अब यहां पे देखो, चार्जेस ऑफ अ हार्ड कार आर रुपीज 8 per kilometer for the first 60 kilometer, rupees 6 per kilometer for the next 60 kilometer, and rupees 4 per kilometer for any further journey. If the balance amount left over with Mr. Rashid is 1/4 of what he paid towards the charges of the hired car for traveling 450 kilometers, how much money did he have initially with him? ऐसा नहीं हुआ कि एंड तक पहुंचते मुझे पहले भूल गए कि क्या हुआ था यार। क्योंकि जब ऐसे आगे चलते जाते हैं ना, तो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मिक्स होते, माइंड उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, तो शुरू वाले चला जाता है। तो अब इसको ना आपने जरा एक सिस्टमैटिक वे में लेके चलना है कि भाई, जब हमसे ये कहा जाता है ना, रेंट अ कार का बिजनेस है, और वहां पर जो चार्जेस पे करने हैं ना, वो हम लोगों ने फ्लैट चार्जेस नहीं पे करने, वो हम लोगों ने डिफरेंट नंबर्स के मुताबिक करने हैं। आपसे कहा गया कि अगर ये कार आप लेकर जाएं, मीटर रीडिंग से वो मीटर की रीडिंग कैलकुलेट कर लेते हैं, जब वापसी आएंगे तो पता चल जाएगा कितने किलोमीटर का आपने डिस्टेंस कवर किया है। तो कहते हैं कि अगर आप सिर्फ 60 किलोमीटर के अंदर अंदर होकर वापसी आ जाते हैं ना, तो हम आप लोगों से 8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे। हाँ, अगर आप लोग 60 से जरा ऊपर जाते हैं, तो फर्स्ट 60 के लिए 8 करेंगे, उससे अगले 60 के लिए 6 करना है। मतलब सपोज कि मैंने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 100 × 6 नहीं करेंगे, फर्स्ट 60 के लिए 8 रुपीज,
और नेक्स्ट 40 के लिए 6 रुपीज। क्लियर? और मैंने टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो हमारे पास है 450 किलोमीटर। अब सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मैं कार के लिए चार्जेस कितने पे करूंगा। तो कार के लिए कैसे चार्जेस पे करेंगे? फर्स्ट 60 मल्टीप्लाइड बाय 8। क्या आपको ये बात समझ आ गई? इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट 60 मल्टीप्लाइड बाय 6। इसमें ऐड करेंगे नेक्स्ट 450 लेस 120। टोटल 450 है, उसमें से 120 का बिल तो पे कर चुका हूं ना, तो रिमेनिंग कितने बच गए? 330। एंड 330 मल्टीप्लाइड बाय 4। फर्स्ट 60 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज, नेक्स्ट 60 किलोमीटर के लिए 6 रुपीज, एंड 4 रुपीज पर किलोमीटर फॉर फर्दर जर्नी। तो फर्दर जर्नी कितना है? देखिए 120 तक का तो बिल पे कर चुका हूं ना, टोटल 450 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, तो फर्दर जर्नी कितना बन जाएगा? 330। ये बात क्लियर हो गई? तो मैं जहां का टोटल कितने चार्जेस पे करूंगा, अगर आपसे पूछे जाते कि आप टोटल कितने चार्जेस पे कर रहे हैं तो आप उसे आंसर कर देते 2160। उसने आपसे नहीं पूछा, उसने कहा ये चार्जेस पे करने के बाद मिस्टर राशिद के पास जो अमाउंट बाकी बच जाती है वो 1/4 है। किसका? जितना उसने पे किया। तो उसने पे कितना किया? इसका 1/4। ये उसके पास बाकी बचे हुए हैं, 2160 उसने पे कर दिए। पे करने के बाद उसके पास जो बाकी अमाउंट है वो 540 रुपीज है। तो वो इनिशियली उसकी पॉकेट में रुपीस थे कितने? दोनों को ऐड कर दो बस, 2700। ये इसका आंसर है। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था इक्वेशंस को समझने के लिए। अब अगर आप लोग नेक्स्ट देखें 18, कहते हैं a theater sold 500 tickets amounting to rupees 6,000 in one show. The tickets were sold to adults for rupees 15 and to children for rupees 5. How many adults and children attend the show? अब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे थोड़ी देर पहले ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास जर्नल इंक्लूजर को डिस्कस किया था, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए भाई, स्मार्ट वर्किंग इज द की टू सक्सेस, वरना मेहनत तो गधा भी करता है। तो क्या आप गधे हैं? चलें, शुक्र है आपने मान लिया। अब देखें टोटल टिकट्स कितनी सेल हुई, चाहे अडल्ट्स हैं और चाहे हमारे पास चिल्ड्रन हैं, टोटल टिकट्स कितनी गई? तो आप लोगों ने आना है जरा स्मार्ट वर्किंग पर। आपने यहां पे देखना है 250 प्लस 180 इज इट इक्वल टू 500। ये मेरा आंसर ही नहीं है, इसके बारे में सोचना ही नहीं। देखो 320 180, 350 150, 220 280, बी सी डी में से कोई एक आंसर बनने वाला है। अब आते हैं रेवेन्यू की तरफ। अब देखिए जो अडल्ट्स का टिकट है वो कितने का है और चिल्ड्रंस का टिकट कितने का है। अब मैं क्या करूंगा, अडल्ट्स के नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दूं 15 से, प्लस चिल्ड्रंस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा दूं 5 रुपीज से। देखिए आपके पास टोटल वैल्यू क्या बन रही है, 57। जबकि इसने क्या कहा, तो ये गलत है। अब सेम केस विद 350 मल्टीप्लाइड बाय 15, मतलब वहां पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैंने यहां से करना है 350 मल्टीप्लाइड बाय 15 प्लस 150 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू, ये करेक्ट है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? क्लियर? गुड। नेक्स्ट कहते हैं 3 times the square of a positive number 1 added to 7 times the number, the result is 26. What's the number? अब देखें ये वो बात ही जो मैं आपसे पहले कर रहा था। क्या कहते हैं, पॉजिटिव, ये गलत, तो ये तो वैसे ही फिर नहीं हो सकता।
अच्छा, हो सकता है कि इसका सोल्यूशन -13/3 हो, लेकिन उसने पॉजिटिव कहा है, तो मैंने नेगेटिव ऐसे ही नहीं बताना उसे। तो मेरा आंसर ए या डी होगा। तो अब देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। भाई इक्वेशन बनाना, आपने स्टेटमेंट को पढ़ते जाना है। टाइम से मुराद होता है मल्टीप्लाई कर देना। कहता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया द स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, नंबर का मुझे नहीं पता, इसके स्क्वायर के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। व्हेन एडेड 7 टाइम्स द नंबर, द रिजल्ट इज, ऐसा नहीं लग रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हो। तो लो कैलकुलेटर की हेल्प, डिस्प्ले पे नहीं बताना, कैलकुलेटर के फंक्शन में जाके बताया तो आपके पास आंसर आ गया। 3, 7, 26, नहीं गलत लिखा मैंने, 3, 7, हाँ जी, -26, 2 एंड -13/3। तो हम इसको टिक कर देंगे। ये कांस्टेंट नंबर इक्वल टू की दूसरी साइड पे था, और कैलकुलेटर के फंक्शन के मुताबिक कांस्टेंट इक्वल टू से पहले होना चाहिए। तो हम लोगों ने -26 जाके पुट कर देना है। ऑल राइट, और आंसर आ जाए। वैसे इसका आंसर सी है, लेकिन उसने जब कह दिया कि पॉजिटिव नंबर, तो फिर हम लोगों ने एक और टिक किया। क्लियर हो गई ये बात। बहुत मजे का क्वेश्चन, कमाल का जबरदस्त क्वेश्चन है। एक नजर जरा इसको पढ़ लो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। पढ़ने से आइडिया होने का है कि बड़ा इंपॉर्टेंट सा कोई क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पे देखें, आपने ना क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरा हाईलाइट करना होता है। उसने कहा कि यार मैंने ये प्लेन वगैरह परचेज करने हैं, एयरक्राफ्ट परचेज करने हैं, मेरी डिमांड है कि जितने भी एयरक्राफ्ट परचेज करूं उनसे मेरी 2000 सीटिंग कैपेसिटी पूरी होनी चाहिए। दूसरी बात, उसने कहा यार मेरे पास जो टोटल अमाउंट है ना वो 7-10 मिलियन है, भाई इससे ज्यादा खर्च भी नहीं करना, 7-10 मिलियन से खर्च ज्यादा खर्च नहीं करना, और मेरे पास जो सीटिंग कैपेसिटी हो वो 2000 पूरी होनी चाहिए। फिर साथ में ना उसने आपको डाटा बता दिया कि मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है ना, ये बोइंग, ये कंपनी का नेम है, ये एयरक्राफ्ट का मॉडल है। मतलब जैसे आप लोगों के पास मोबाइल सैमसंग का है, लेकिन सैमसंग कंपनी है, मॉडल तो आप लोगों के पास डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ऐसे ही है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट उसके मॉडल है। फिर एक एयरबस है जिसका मॉडल A320 है। हमने देखना है प्राइस, जो 747 है 150 मिलियन का मिलता है बस, 777 115 मिलियन का है, और A320 60 मिलियन, और साथ में सीटिंग कैपेसिटी बता दी। और हमसे कहा क्या बताओ मैं 747 777 एंड एयरबस A320 कितनी परचेज करूं, इन क्वांटिटी कितने मेरे पास होने चाहिए कि 7-10 मिलियन का बजट भी अचीव हो जाए और 2000 की सीटिंग कैपेसिटी भी अचीव हो जाए। ये बात क्लियर। अच्छा, जिस सीक्वेंस में ये क्वेश्चन का डाटा होता है ना, फिर आंसर वैसे ही आता है। बात सुनिएगा मेरी। उसने कहा कि मेरी एक और छोटी सी ख्वाहिश है कि जितने 747 हो उतने ही 777 इक्वल। तो जैसे ही आप लोग ऑप्शन में गए, 2-2 आंसर हो सकता है, 3-3 आंसर हो सकता है, 3-2-2 नहीं हो सकता, 1-2-3। क्या आपको ये पता चल गया क्यों नहीं हो सकता? क्या 3-2-2 क्यों नहीं हो सकता? वहां भी तो इक्वल आ रही हैं, लेकिन वहां पर इक्वल 777 और एयर बस आ रहे हैं, जबकि उसने क्या कहा था कि 747 एंड 777 इक्वल हो, पहले दो इक्वल होने चाहिए। तो ऑप्शन ए एंड बी। अब आप लोगों ने इसको चेक करना है सीटिंग कैपेसिटी और प्राइस के साथ। अब जैसे ही हम लोग गए इसके लिए कि भाई मेरे पास दो होने चाहिए एयरक्राफ्ट, दो होने चाहिए 777, और 3 होने चाहिए एयरबस। तो सीटिंग कैपेसिटी को चेक करते हैं। 400 मल्टीप्लाइड बाय 2, 300 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 200 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये देखो 800, 3 2s आर 600 एंड 3 2s आर, मैंने सही लिखा है
तो क्या ये 2000 की सीटिंग कैपेसिटी बनती है? बन रही है। और अब 331 के साथ जरा चेक करके देखो। 4 3s आर 1200, 3 2s आर 600, 339, एंड यहां से सीटिंग कैपेसिटी कितनी बन रही है? ज्यादा जा रही है। गलत कर दो और ये ठीक। प्राइस के साथ भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और सपोज कि अगर यहाँ पर भी बाय चांस इक्वल आ जाता तो फिर मैंने जाके प्राइस चेक कर लेनी थी। किसी एक से रिजेक्शन मिल गई बी को, तो बी को रिजेक्ट किया, ए को एक्सेप्ट कर लिया हम लोगों ने। प्राइस अगर मैं जाके चेक करूं ए ऑप्शंस के साथ, तो मुझे एग्जैक्ट 310 मिलियन मिलना है। 150 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 300, 230, 180, ऐड करें 700। अब ये दोनों कंडीशंस को मीट कर रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऑल राइट, आई होप कि आप लोगों को इक्वेशंस का चैप्टर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन को यहाँ पर सॉल्व करने से पहले कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं ना जो आप लोगों ने अपनी होम असाइनमेंट के तौर पे खुद ही सॉल्व करने हैं। अच्छा, और कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिलीवर कर देने हैं, बाकी इश्यूज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। तो मैथमेटिकल प्रोग्रेशन से रेलिवेंट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और वो कुछ इस तरह से हैं। जब मैथमेटिकल प्रोग्रेशन के अंदर दो किस्म की प्रोग्रेशन हैं, एक आपके पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और एंड द सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने फार्मूलाज देखने हैं कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में फार्मूलाज कौन कौन से यूज करेंगे। साथ में हम लोगों ने देखना है कि इससे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। तो अगर फार्मूलाज की बात करें तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहला फार्मूला हमारे पास आ जाता है nth टर्म को फाइंड कर। nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी। तो nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला फार्मूला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास होता है, nth टर्म से मुराद होता है लास्ट टर्म, और ये फार्मूला हमारे पास होता है a+n-1 इंटू डी। जबकि अगर यही चीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फाइंड करनी हो तो nth टर्म का फार्मूला होता है हमारे पास a और रेज टू पावर। ये बात हमेशा याद रखना कि बेटा ये जो पावर n-1 है, ये ए आर की पावर नहीं है, ये सिर्फ आर की पावर है। मतलब आप इसको अगर इस तरह से आपने कर दिया ना एफिशिएंसी झाड़ने के लिए, तो क्वेश्चन गलत हो जाए। अब ये ए आर की पावर बन जाएगी, तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो इसके ऊपर किसी किस्म की ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना। ये बात आपको समझ आ गई। सपोज कि अगर मैं आपसे यहां पर बात करूं कि मुझे बताएं कि आपके पास 15th टर्म कौन सी होगी, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप मुझे बताएंगे a+14t, ये मेरे पास 15th टर्म होगी। जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आप मुझे बताएंगे a r⁻⁴ इतना सा फर्क है। ऑल राइट, ये बात आप बच्चों को समझ आ गई होगी। बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन डिफरेंस पाया जाता है, जबकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास कॉमन रेशो पाई जाती है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है स्मॉल डी के साथ, जबकि कॉमन रेशो को
आर के साथ। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए, बी एंड सी आर थ्री टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें से डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करें, तो डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सी भी टर्म चूज कर लिया करें और उसमें से माइनस कर दिया करें बिल्कुल उसकी प्रीसीडिंग टर्म्स। तो मतलब अगर आप लोग बी को चूज करें तो बी में से माइनस कर दें एक, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि बी ही चूज करें, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सी माइनस, अब माइनस ए नहीं कर देना, बिल्कुल उसकी प्रीसीडिंग टर्म्स कौन सी है, और दोनों से सॉल्यूशन सेम इक्वल होगा, इसीलिए तो कॉमन डिफरेंस कहा गया। तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको थ्री टर्म्स बता दी जाएंगे और उनमें ना एक्स की कोई वैल्यू मिस कर देंगे और आपसे कहेंगे कि फाइंड एक्स इफ टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप उन्हें उसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म को इक्वल कर देना है थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मतलब बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, और वहां पे जाकर आपने एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेनी है यूजिंग कैलकुलेटर, तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर कॉमन रेशो की बात करें हम लोग और हम कहें ए बी सी आर थ्री टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो हमारे पास आर की वैल्यू किस तरह से आएगी, आर की वैल्यू कॉमन रेशो फाइंड करने के लिए फर्स्ट टर्म के अलावा कोई सी भी टर्म चूज करो और उसको डिवाइड कर दिया करो उसकी प्रीसीडिंग टर्म के साथ, तो आपके पास कॉमन रेशो की वैल्यू आ जाएगी। और इसको आप लोग सी बाय बी के तौर पे भी लिख सकते हो। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, आप लोग फाइंड कर लेंगे। लेकिन जहां पर अब ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि बेटा हमेशा याद रखिएगा ए बी सी में जो बी है ये मिडल की टर्म अब आ रही है हमारे पास, एम आई राइट? अच्छा, अब बात सुनिएगा कि भाई इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द मिडल टर्म इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो दो एक्सटर्नल टर्म्स लेनी है, उनको ऐड करो और डिवाइडेड बाय टू कर दो, तो आपके पास अरिथमेटिक मीन की मिडल टर्म आ जाएगी। तो यहां पर मैंने आपसे कहा द मिडल टर्म in arithmetic progression is the arithmetic mean of its external terms। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं कि टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब देखें, आपको थ्योरी ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल रहा है कि मिडल की टर्म का ट्वाइस इक्वल हो जाता है द सम ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। द ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द सम ऑफ इट्स एक्सटर्नल। ऑल राइट, ये बात क्लियर हो गई? चलिए प्रूव करते हैं इसी चीज को। मुझे कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखवाएं, दो का टेबल तो मुझे भी आता है। अच्छा सही, 2 4 6 8 नहीं लिखना, 2 4 6 8 लिखना है। भाई कोई फर्स्ट टर्म बोलो, कोई भी एक नंबर बोलो। 3। साथ वाले भाई कॉमन डिफरेंस की कोई वैल्यू बताओ। 6। 3 कॉमन डिफरेंस बताया है, सीक्वेंस बताया है, 6 कर दो। 3 6 9 12 15, मैंने बाद में इसलिए कोई बात नहीं की, 18 एंड अप टू सो ऑन। चलो 18 के साथ एक और नंबर लिख लेता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 21। बेटा यहां पर मिडल की टर्म से मुराद सेकंड टर्म नहीं है, मिडल की टर्म मींस एनी मिडल टर्म, और उसकी एक्सटर्नल टर्म से मुराद फर्स्ट और थर्ड टर्म भी नहीं है।
मतलब कोई भी फिर उसकी एक्सटर्नल टर्म। अच्छा, किस तरह से? अब इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करना है। देखिए भाई, मिडल की टर्म आपके पास ये भी हो सकती है। अगर इसको मिडल टर्म कंसीडर करूं तो 12 का ट्वाइस कितना बनेगा? 24। और मैंने क्या कहा था? द सम ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। ऐसा ही है ना? तो बेटा एक्सटर्नल टर्म से हमारा जरूरी नहीं उसके दाएं बाएं वाली एक्स बिल्कुल साथ वाली वैल्यूज। हालांकि आप ऐसे 9 + 15 करें तो 24 बनता है। ऑल राइट। लेकिन एक्सटर्नल टर्म से मुराद ये भी हो सकता है कि आप ये वाली एक्सटर्नल टर्म्स उठा लें। अभी भी देखें, 6 + 18 24, 12 मिडल की टर्म है। मतलब जो भी टर्म होना, अगर उससे 2 टर्म्स पहले तो 2 टर्म्स ही बाद में, 3 टर्म्स पहले तो 3 टर्म्स ही बाद में। 21 + 3 भी 24 ही बनता है। मतलब अगर मैं 21 और 3 का अरिथमेटिक मीन लूं 12, मैं जाकर 18 और 6 का अरिथमेटिक मीन लूं तब भी 12, मैं 15 और 9 का अरिथमेटिक मीन लूं तब भी 12। ऑल राइट, आपको ये रूल समझ आ गया? अच्छा, अब अगर बात करें ना ज्योमेट्रिक मीन की, सॉरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो भाई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर की वैल्यू आपने मुझे बताई B/A = C/B। ऐसा ही है? ऐसा नहीं लग रहा जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या मैं इसको यूं लिख दूं, B² = AC? तो बी क्या मिडल की टर्म नहीं थी ABC में? तो क्या रूल बन गया कि मिडल की टर्म का स्क्वायर इक्वल टू है एक्सटर्नल टर्म्स के प्रोडक्ट के। ऑलराइट, मिडल की टर्म का स्क्वायर इक्वल टू है एक्सटर्नल टर्म्स के प्रोडक्ट के। अच्छा, फिर क्या मैं इसको यूं ना लिख दूं, स्क्वायर को खत्म करने के लिए? तो ये बन जाता है, इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन द मिडल टर्म इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट्स एक्सटर्नल टर्म्स। अब देखो, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो मिडल की टर्म अपनी एक्सटर्नल टर्म्स का AM है, अरिथमेटिक मीन है। और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो मिडल की टर्म अपनी एक्सटर्नल टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन है। ऑल राइट। अच्छा, यहां पर ना कोई सी हम लोग एक सीक्वेंस बनाते हैं जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के तौर पर आ जाए। और 3 6। अच्छा, यहां पे बात सुनो, कभी भी 2 टर्म से आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ये AP है या GP है, क्योंकि 3 और 6 तो मैंने पहले भी लिखा था, वहां पर आपने AP बना दिया था। यहां पर अब आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैंने 9 लिखना है तो मैंने नहीं लिखना। थर्ड टर्म से आके पता चलता है कि AP है या GP। डिफरेंस सेम आ जाए तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेम नहीं आ रहा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऑल राइट। अब देखो 3 और 6 का स्टार्ट मैंने तो फर्स्ट में भी जाके किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म इसकी क्या बननी है? इसकी नेक्स्ट टर्म क्या बननी है? एंड सो ऑन। अब अगर यहां पर हमने इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना हो और मैं वैसे ही आपसे कह दूं कि भाई ये देखें, ये हमारे पास मिडल की टर्म, हमने कहा था मिडल की टर्म का स्क्वायर अपनी एक्सटर्नल टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 12 का स्क्वायर 144, ऐसा ही है? तो 24 × 6 144, 3 × 48। और अगर आप इनका 3 एंड 48 का ज्योमेट्रिक मीन लें, √3 × 3 × 48 या √6 × 24, तब भी आप लोगों के पास आंसर 12 ही है। एनी इशू? आई होप कि आपको ये वाले रूल समझ आ चुके हैं। ये AP और GP की प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे पास। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है सम। अब जो नेक्स्ट हमारे पास फार्मूलाज हैं वो हैं सम फाइंड करने के फार्मूलाज। क्या आपको प्रोग्रेशन दे दिया जाता है
और आपने उनकी तमाम टर्म्स को ऐड करना होता है। तो सम फाइंड करना हो अगर आप लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू सम ऐड करना हो, सम फाइंड करना हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं और दोनों में से कोई सा भी यूज कर लो, आपके पास आंसर सेम आएगा। और वो आपके पास है एस एन, एन से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स, कि आप कितनी टर्म्स का सम फाइंड करने जा रहे हैं, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टर्म इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म से मुराद nth टर्म, कि अगर आपको क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करें। लेकिन अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो हाफ ऑफ द टर्म्स इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। ये दो फार्मूलाज हैं। देखिए भाई, हर फार्मूले में ना चार चार चीजें यूज हो रही हैं। पहले फार्मूले की बात करें तो सम, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, लास्ट। तो चारों में से कोई सी तीन चीजें बताएगा, फोर्थ वन मिसिंग कर देगा। आप फाइंड करके दे सकते हैं, फार्मूले को डिस्टर्ब नहीं करना। जो मिसिंग चीज है कैलकुलेटर में, वो उस जगह पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। और इसी तरह से सेकंड फार्मूले में देखें तो सम मतलब टोटल वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। और अगर सपोज कॉमन डिफरेंस पूछ ले तो सेकंड टर्म फार्मूला यूज करना, या कॉमन डिफरेंस बता दे तब भी सेकंड फार्मूला यूज करना। बात क्लियर हो गई? सम फाइंड करना हो अगर हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, फार्मूलाज उसके भी दो हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं आर की वैल्यू के ऊपर, कॉमन रेशो की वैल्यू के ऊपर। कि अगर आप लोगों के पास कॉमन रेशो की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, या कॉमन रेशो की वैल्यू, इन पे डिपेंड करता है। मतलब इन दोनों में से ऑप्शन नहीं है कि कौन सा, वो डिपेंड करता है आर की वैल्यू के ऊपर, कॉमन रेशो की वैल्यू क्या है। देखिए भाई, अगर आपके पास आपकी प्रोग्रेशन असेंडिंग ऑर्डर में हो, स्मॉलर टू ग्रेटर, तो आर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 है। और अगर वो है डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में मौजूद है कि ग्रेटर वैल्यू पहली टर्म है, फिर स्मॉलर टर्म्स आ रही हैं, तो आर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। ये बात समझ आ गई? अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और आपने सम फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला है a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। और अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो a इंटू 1 माइनस आर अपॉन, ये दो फार्मूलाज हैं। अच्छा, यहां पे अक्सर बच्चा भूल जाता है कि फार्मूलाज कौन से, कैसे, कहां, क्यों। अच्छा, ये बात याद रखना, सिर्फ इतनी बात, ग्रेटर वैल्यू कम्स फर्स्ट। जिस तरह वो याद है ना कि लेडीज कम्स फर्स्ट, यहां पर आपने लेडीज की जगह पे ग्रेटर वैल्यू कर दें। ग्रेटर वैल्यू कम्स फर्स्ट। आर ग्रेटर है तो आर पहले, 1 ग्रेटर है तो 1 पहले। और जो न्यूमरेटर का सीक्वेंस है वही सीक्वेंस डिनोमिनेटर का है। ऑल राइट। अच्छा, फिर कुछ बातें और, कि बेटा nth टर्म फाइंड करते हुए आर की पावर n माइनस 1 है, लेकिन सम फाइंड करते हुए आर की पावर n माइनस 1 नहीं है, आर की पावर n है। और वो भी सिर्फ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। देखो यार, अगर मैं डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस आर रेज टू पावर n कर देता, फिर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल करो, s इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। ओके, तो सेम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर नहीं बना देने। ऊपर न्यूमरेटर में आर की पावर, जबकि नीचे डिनोमिनेटर में सिंपल आर। ये बात क्लियर हो गई? उसके बाद लास्ट फार्मूला आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यूज होता है, और वो है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। और सम ऑफ इनफाइनाइट बेटा सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फाइंड कर सकते हो, और वो भी सिर्फ उस टाइम पर जब आर की वैल्यू लेस देन 1, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज आप नहीं फाइंड कर सकते। तो इसी के साथ आएगा, सिर्फ देखो फार्मूला यही यूज होता है जो अभी आपने ऊपर लिखा, लेकिन एन की जगह पर आ जाता है इन्फिनिटी, आर की पावर इनफाइनाइट। तो जैसे ही आर की पावर इनफाइनाइट जाती है इन्फिनिटी, आंसर 0 हो जाता है।
क्लियर? तो आपके पास फार्मूला बन जाता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 - r। ये फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने यूज करने हैं। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? अच्छा, ये तो वो चीजें हैं ना जो आपने एज इट इज जाके यूज करनी है। डाटा गिवन होगा और आप लोगों ने उसे बता देना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग खुद से सॉल्व करते हैं, जैसे कि यही हम लोग प्रोग्रेशन उठा लेते हैं जो ऊपर हम लोगों ने सॉल्व की हुई है एग्जाम्पल्स के तौर पर। एग्जाम्पल, काफी सारे क्वेश्चन हम लोग इधर ही सीख लेते हैं। बाकी जो डाटा आपको लोगों को एमसीक्यूज गिवन है वो आपकी होम असाइनमेंट है और वो आप लोग कर लेंगे फिर। अच्छा सुने, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कहा 3, 6, 9, 12 अप टू दिस। अच्छा, इसमें ना हम कुछ चीजें हम फाइंड करते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज डी। सेकंड, मैं कॉमन डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। सेकंड इज सपोज के 20th टर्म। सी, हम इसे पूछ लेते हैं कि हमें बताओ कि 363 विच टर्म इज 363। Which term is 363? D. Sum of first 20 terms. जी, क्या मुझे इन 4 क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं? बताएं जरा, ये चीजें जरा फाइंड करके मुझे इनका आंसर करें। 3, 6, 1, 24। जी, अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मुझे इन क्वेश्चंस के जरा सॉल्यूशन बताएं। हाँ जी, द फर्स्ट वन इज, द सेकंड वन इज 60 एंड एंड अब देखिए लास्ट 20 टर्म आपके पास मौजूद है 60, यहाँ पर भी 20 टर्म आ गया था, तो आपके पास आ जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10। 3 + 60 630 आ जाएगा। नहीं समझ आए? n/2 इंटू a+x। n की जगह पे 20, a की जगह पे 3 और l की जगह पे 60। तो एंड द सम इज 630। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, नेक्स्ट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मुझे जरा बताएं। रेशो इज 2।
जी, द 12th टर्म इज, शाबाश जल्दी करें जी, 6 1, एंड विच टर्म इज 128? ऐसा ही है, 13th term is 128, and the sum of 15 terms is 15 terms का sum, first term into, first term is 3 into r की वैल्यू 2 raised to power 15 minus 1 upon 2 minus 1, 98301। कि यहां तक की बातें क्लियर हो गई? अच्छा, मोस्टली ना आपसे ऐसी ही चीजें पूछी जाती हैं। यहां पर मैंने आपको प्रोग्रेशन दे दिया, पूछी ऐसी बातें जाती हैं, लेकिन डेटा ऐसे नहीं दिया जाता। डेटा आपको कभी कहा जाता है द 4th एंड द 8th टर्म इज दिस एंड दिस, मतलब कोई सी भी दो डिफरेंट टर्म्स उठा कर देता है और आपसे कहता है मुझे इनमें से ये चीजें बताओ। तो हमारे लिए ये फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रेलिवेंट आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोगों ने फार्मूलाज नहीं याद रखने, आप लोगों ने उठा लेने अपने कैलकुलेटर्स और सारा मैथमेटिकल प्रोग्रेशन सॉल्व करना है थ्रू कैलकुलेटर। और ये अब कैसे सॉल्व होगा? कुछ इस तरह से। अब हम लोगों ने ये वाला डाटा अपने कैलकुलेटर में कैसे बताना है, उसके लिए देखें मेथड अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। आपने ये मॉड की प्रेस की, उसके बाद जाएंगे 3 नंबर स्टैटिस्टिक्स पर, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डाटा बताने के लिए आपने जाना है सेकंड नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर पे अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑन है तो उसको ऑफ कर लेना, हमें चाहिए सिर्फ एक्स एंड वाई की वैल्यूज। फ्रीक्वेंसी अगर ऑफ है, ऑन है तो उसको ऑफ कर लेना, हमें फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए। क्या आप सबके पास ऑफ है ना? ऑन या ऑफ करने का मेथड सेम ही है। शिफ्ट सेटअप, ये मॉड की डाउन एरो 4 नंबर स्टैटिस्टिक्स, ऑन है, ऑन करनी है तो 1, ऑन है और ऑफ करनी है तो 2। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट सुने, एक्स में बतानी है नंबर ऑफ टर्म्स, एक्स में बतानी है नंबर ऑफ टर्म कि मैं कौन सी टर्म लिखने जा रहा हूं, और वाई में बताने हैं वैल्यू ऑफ टर्म। एक्स में नंबर ऑफ टर्म और वाई में वैल्यू ऑफ टर्म, जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट और सेकंड है, कोई सी दो टर्म्स, सिर्फ कोई सी भी दो टर्म्स। आपको अब यहां पर देखें तो हमारे पास तो हमारा प्रोग्रेशन था, मैं पहली दो टर्म्स भी लिख सकता हूं, लेकिन इन फ्यूचर आपके एग्जाम में होगा द 5th टर्म इज दिस एंड द 12th टर्म इज दिस, तो भाई 5th और 12th लिख दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं ऐसे ही करता हूं, मैं यहां से ना थर्ड टर्म उठा लेता हूं, द थर्ड टर्म इज 9। ओके, अच्छा उसके अलावा हम कोई और टर्म उठा लेते हैं, जैसे कि यहां पर देखें 1 2 3 4 5 6, 7th टर्म इज 21, हम ये उठा लेते हैं। तो मैं एक्स में लिखूंगा कि भाई मेरे पास कौन कौन सी टर्म्स मौजूद हैं, थर्ड एंड 7th। पहले एक्स की वैल्यूज लिख लेना कि मेरे पास कौन कौन, सिर्फ दो टर्म्स बतानी है आपने। अच्छा, फिर आपने आना है थर्ड के सामने, इसकी वैल्यू लिखनी है कि थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, 9, और 7th टर्म की वैल्यू क्या है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? एसी की प्रेस करते हैं और आपका डाटा सेव हो गया। ऑल राइट, ऑल राइट। अब आगे सॉल्यूशन देखिए भाई, एपी और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेटर में बताने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आगे सॉल्यूशन एसी की प्रेस करने के बाद सॉल्यूशन सेम है। अब देखें,
मैंने सबसे पहले क्या फाइंड करना था? डिफरेंस। अब देखिए, अगर मेरे पास देखिए अभी तो 3 6 9 था, आपने 3 मुझे बता दिया। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि भाई आपके पास थर्ड टर्म ये है, आपके पास 20th टर्म ये है, बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, तब मुश्किल चीज नहीं है ये कि डिफरेंस कैसे बताऊं मैं। तब क्या करना है आप लोगों ने, शिफ्ट 1 5 नंबर पे जाना है। और ये जो बी की वैल्यू है ना, ये अगर आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेव किया हुआ है तो कॉमन डिफरेंस है, और अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेव किया हुआ है तो कॉमन रेशो है। 2 इज इक्वल टू, एंड द आंसर इज 3। ये बात समझ आ गई? तो क्या आपने यही नहीं फाइंड किया था? ऑल राइट, समझ नहीं आई क्या? थोड़ा सा आगे पीछे रह गया था, हमें लेक्चर देख दोबारा समझा। डाटा सेव करना आ गया है। यस। उसके बाद शिफ्ट 1, और सारी प्रोग्रेशन 5th नंबर पे पड़ी है, चाहे वो एपी है चाहे वो जीपी। शिफ्ट 1 5 कॉमन है। अब अगर आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, क्योंकि मैंने एपी फाइंड किया हुआ है, तो कॉमन रेशो तो नहीं मिलेगी ना, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो ये जो बी की वैल्यू है ना, ये कॉमन डिफरेंस है। आपने 2 की प्रेस करके ये कॉमन डिफरेंस बता दें। ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20th टर्म क्या होगी? अच्छा, गौर से सुने, सेम मेथड, शिफ्ट 1 5। बेटा मैंने वैल्यू ऑफ टर्म बतानी है, और वैल्यू ऑफ टर्म मैंने कौन से कॉलम में लिखी थी? कौन सा, लेफ्ट वाला? लेफ्ट नहीं था वैसे, वो राइट था, वाई में। मुझे ये फर्स्ट सेकंड लेफ्ट राइट ना बताओ, वैल्यू ऑफ टर्म्स हम लोगों ने वाई में लिखी थी। मैंने वैल्यू बतानी है या नंबर ऑफ टर्म बताना है? नंबर तो उसने खुद बताया हुआ है। तो बेटा वैल्यू ऑफ टर्म बताने के लिए जब वैल्यूज वाई में मौजूद हैं तो वाई की वैल्यू उठा लो। ऑल राइट। लेकिन भाई वैल्यू कौन सी, किसकी वैल्यू? तो आप उसे बताओ ना, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए? 20th, ये लो, ये 20th टर्म आ गई। 60 आपने फाइंड किया हुआ था, ये 60 आ गया। अब अगर यहीं पे सपोज आपने उसे को फाइंड करके देनी थी 12, तो 12 तो लिख दें इधर स्टार्ट में। 36 है। कोई भी टर्म फाइंड करनी है, टर्म की वैल्यू y के कॉलम में है, शिफ्ट 1 5 प्रेस करके y जहां पर हो वो लेकर आओ, फिर उससे पहले वो टर्म लिख दो जो आपको चाहिए। अब अगर आपको सुबह 12 चाहिए, आप 12 लिख दें। आपको 20th टर्म चाहिए थी, आप यहाँ पे 20 लिख दें। 20th टर्म में 60। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखें, एसी की प्रेस हो गई। अब उसने कहा कि कौन सी टर्म 363 है, कौन सी टर्म, मैंने नंबर ऑफ टर्म बतानी है। नंबर ऑफ टर्म कौन से कॉलम में थी? तो शिफ्ट 1 5 एक्स लेकर आओ, ये नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। लेकिन कौन सी, अब इसके सामने टर्म लिख ले, 363। 363 इज इक्वल टू 121। आंसर मैच? ये आपके पास टर्म आ गई है। ऑल राइट, नेक्स्ट सम फाइंड करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई सी भी दो टर्म्स गिवन हो, कोई सी भी दो टर्म्स, और आपसे कह दे फर्स्ट 20 टर्म्स का मुझे सम बताओ, तो अब आपने वो दो टर्म्स कैलकुलेटर में पुट कर दी। उसके बाद सम फाइंड करने के लिए ये देखें, ऑन की के नीचे देखें, ये सम का साइन है। सबसे पहले ये लेकर आओ। ये कैसे आएगा? येलो से कलर में है, तो शिफ्ट और लॉक की प्रेस करें तो सम का साइन आ गया। अच्छा, फिर ये याद रखना है कि आपने सबसे पहले ये वाला एक्स लिखना है, अल्फा और ब्रैकेट क्लोज, ये वाले एक्स की वैल्यू लेकर आनी है। अब मुझे ये बताओ, जो हम लोगों ने सम फाइंड करना है, वो वैल्यूज का करना है या नंबर ऑफ टर्म्स का करना है? वैल्यूज का सम करना है। ऑलराइट, वैल्यूज कौन से कॉलम में मौजूद थी? तो शिफ्ट 1 5 यहां से y। ये बात क्लियर? तो आगे उसे बताओ तो सही कि कितनी टर्म्स का सम फाइंड करना है, क्योंकि 5 टर्म्स का करोगे तो कुछ और सम होगा, 10 का करोगे तो कुछ और सम होगा। मुझे कितनी टर्म्स का सम चाहिए?
20, फर्स्ट 20 कहां से स्टार्ट करना है? 1 से स्टार्ट करना है उसने और 20 तक जाना है, राइट। अच्छा, फिर आपने सेपरेटर के तौर पे कोमा यूज करना है, और कोमा यहां पे मौजूद है, ब्रैकेट क्लोज, येलो से कलर में, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज। उसे बताओ कि फर्स्ट टर्म से लेकर मुझे सम फाइंड करके दो, फर्स्ट 20 टर्म्स, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, सम आ गए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब चलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरफ। ओके, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखें, सिर्फ डाटा ना सेव करते हुए थोड़ा सा चेंज करना है। मॉड 3, जहां तक हम लोग वैसे ही आए जैसे एपी में आए थे। फर्क क्या है कि 2 नंबर के पास जाओगे तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और 6 नंबर के पास जाओगे तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बस इतना सा फर्क है कि एपी आपने अगर पुट करना है तो 2 नंबर के पास, और अगर जीपी पुट करना है तो 6 नंबर। बाकी बिल्कुल सेम सेम जैसे एपी था। इसकी भी कोई सी दो टर्म्स हम लोग ले लेते हैं, और उसमें देखिए हमारे पास, सपोज के हमारे पास सेकंड टर्म एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट और सेकंड भी ले सकते थे। सेकंड टर्म इज 6 एंड द फिफ्थ टर्म इज AC, राइट। अब मैंने उसे सबसे पहले कॉमन रेशो की वैल्यू बतानी है। कैसे आएगी? शिफ्ट 1, 5 और 2, एंड आंसर इज 2। क्लियर? नेक्स्ट 12th टर्म, शिफ्ट 1, 5, y की वैल्यू 5, और इससे पहले लिख दो 12, 6144। ऑल राइट। विच टर्म इज 12288? शिफ्ट 1, 5, 4, और इससे पहले जाके लिख दो 12288, एंड आंसर इज 13 टर्म। सम फाइंड करना है, फर्स्ट 15, शिफ्ट लॉग x, शिफ्ट 155 कोमा 1 कोमा 15 इज इक्वल टू 98301। ऑल राइट, हमारा ये चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है इन क्वेश्चंस के ऊपर, और ये वो, कहने को सिर्फ ये 10 क्वेश्चंस हैं, लेकिन बेसिकली ये आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं एपी और जीपी के। तो आपने इनको ऐसे सॉल्व करना है जैसे आपका कोई टेस्ट है, आपके आई कैप का पेपर है, और आप इन 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, आपने अपने आप को खुद से जरा जज करके आना है। तो अगर इनमें कोई इश्यूज वगैरह होंगे तो वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक अच्छे तरीके से रिवाइज हो चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।